नमस्कार, मैं तुलसीराम एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, अग्निवीर आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी की जो तैयारी कर रहे हैं जीडी की, उन बच्चों को एस के बुक्स की ये गाइड और एस के बुक्स का ये अभ्यास पेपर सेट अवश्य पढ़ना चाहिए। अभी देखिए, जो 12 जनवरी 2025 को टीए का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में भी हमारी एस के बुक से लगभग 96% क्वेश्चंस मिले हैं। तो ये जो एस के बुक्स की गाइड और ये जो पेपर सेट है, इनके साथ साथ में प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग से बुक्स भी हैं, वो आप इनके साथ साथ पढ़ लेते हैं तो लगभग आपका जो 96% अभी टीए का बता रहा हूँ, तो 98% भी हो सकता है, 94% भी हो सकता है, लगभग 90% से ऊपर क्वेश्चन हमारी एस के बुक से मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम फिर से अभ्यास पेपर सेट लेकर आए हैं, जिससे अभ्यास पेपर सेट से आपको ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन देख लेते हैं सामान्य ज्ञान का पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सामान्य ज्ञान का जो पार्ट है, उसमें विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 1 दिसंबर, 10 सितंबर, 1 अक्टूबर। ये चार आपके ऑप्शन में हैं, तो आपका उत्तर है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और ये जो 10 दिसंबर है, इसको विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और 10 सितंबर है, इसको विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और ये जो 1 अक्टूबर है, इसको अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैग, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन। ये चार आपके ऑप्शन में हैं, तो आपका उत्तर है न्यूयॉर्क। और इस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 को। और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो मनाया जाता है वह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे देखिए, 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? RN थापर, JN चौधरी, KS थिमैया, PP कुमार मंगलम। ये चार आपके ऑप्शन में हैं, तो आपका उत्तर है JN चौधरी। 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भारतीय सेना के जो जनरल थे, जयंतो दास चौधरी थे, JN चौधरी। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। आगे देखिए, CBI का पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय सूचना ब्यूरो, कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कंबाइंड ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये चार आपके ऑप्शन में हैं, तो आपका उत्तर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये CBI की फुल फॉर्म है, केंद्रीय जांच ब्यूरो। आगे देखिए, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? बाघ, चीता, शेर, राइनो। तो आपका उत्तर है राइनो। राइनो जो एक सींग के गेंडे हैं, उन्हीं को कहा जाता है इंग्लिश में राइनो। तो राइनो देखिए, ये जो काजीरंगा अभ्यारण्य है, ये असम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम। और ये एक सींग के गेंडे के लिए फेमस है। एक सींग के गेंडे के लिए फेमस है काजीरंगा। आगे देखिए, वंदे मातरम ये गीत किसने लिखा? इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अबुल फजल। ये चार आपके ऑप्शन में हैं, तो आपका उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ उपन्यास है, आनंद मठ, इसी उपन्यास से ये वंदे मातरम गीत लिया गया है। आगे देखिए, भारत में दिया जाने वाला वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? PVC, MVC, AVSM, SM। ये चार आपके ऑप्शन में हैं, तो आपका उत्तर है PVC। PVC का जो फुल फॉर्म है परमवीर चक्र।
परमवीर चक्र। वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र, और भारत का वैसे सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वह भारत रत्न है। एमवीसी है, ये महावीर चक्र है। एवीएसएम है, ये अति विशिष्ट सेवा मेडल है। और एसएम है, ये सेना मेडल है। तो सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वीरता का पीवीसी है। आगे देखिए, श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक। तो आपका उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला है, वहाँ ये श्री हरिकोटा स्थित है, और यहीं पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान, नॉर्वे, आयरलैंड, मलेशिया। ये चार आपके ऑप्शन में है, तो आपका उत्तर है नॉर्वे। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है, और जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, और ब्रिटेन है उसको डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। अजीत वाडेकर किस खेल से जुड़े हैं? क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, गोल्फ। तो आपका उत्तर है ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं अजीत वाडेकर। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज कौन थी? रानी जेठमलानी, अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा, एम फातिमा बीवी, लीला सेठ। ये चार आपके ऑप्शन में हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज कौन थी? तो आपका उत्तर है एम फातिमा बीवी। अगर यहाँ पूछ लेते कि उच्च न्यायालय में प्रथम महिला जज कौन थी, तो आपका उत्तर हो जाता लीला सेठ। और भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में बनने वाली प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तब भी आपका उत्तर लीला सेठ होगा। देखिए, 1978 में ये दिल्ली महिला जज बनी थी दिल्ली हाई कोर्ट की। और 1991 में ये हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। आगे देखिए, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर जे.सी. बोस, डॉक्टर सी.वी. रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो आपका उत्तर है डॉक्टर सी.वी. रमन। इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह 1930 में नोबेल पुरस्कार, और 1954 में भारत रत्न दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछा है किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला है? तो आपका उत्तर है डॉक्टर सी.वी. रमन। 13 नंबर देखिए, त्राइन के द्वितीय युद्ध 1192 में किसने किसको पराजित किया? ऑप्शन ए में है पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया, महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को हराया, पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को हराया, और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। तो देखिए, जो त्राइन का द्वितीय युद्ध है उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, और ये युद्ध कब हुआ था? 1192 में। तो आपका उत्तर है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था।
अगर यहाँ पूछ लेते कि त्रायन का प्रथम युद्ध जो हुआ 1991 में, उसमें किसने किसको हराया, तो त्रायन का जो प्रथम युद्ध है उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 में। आगे देखिए, सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो। बंग भंग हुआ था 1905 में बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन करते समय जो वायसराय थे वे लॉर्ड कर्जन थे। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ, उस बंगाल के विभाजन के बाद भारत पश्चिम बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई 1906 में, और उस आंदोलन का विकराल रूप देखकर 1911 में ये जो बंगाल का विभाजन है इसको रद्द करना पड़ा। आगे देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। ये चार आपके ऑप्शन में है। जो करो मरो का नारा है, करो या मरो का नारा, ये महात्मा गांधी ने दिया था और ये 8 अगस्त 1942 को दिया गया था बॉम्बे में। 1942 को बॉम्बे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस का जो नारा है वह दिल्ली चलो का नारा है। बाल गंगाधर तिलक का जो नारा है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जवाहरलाल नेहरू का जो नारा था आराम हराम है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है मोल, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी दे रखा है कैंडेला, ऑप्शन डी दे रखा है केल्विन। ध्यान रखना है भी टेम्परेचर होगा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डी। हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है मोल, तो ध्यान रखना है भाई मोल होता है, ये क्या होता है? पदार्थ की जो मात्रा होती है उसका मात्रक क्या होता है? मोल होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? पदार्थ की मात्रा। एम्पियर होता है, ध्यान रखना है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक। ध्यान रखना है भाई कैंडेला जो होगा ये किसका मात्रक होता है? ज्योतिक तीव्रता का। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी दे रखा है भी दोलन गति ऑसिलेशन मोशन, ऑप्शन सी दे रखा है शुद्ध गति की, और ऑप्शन डी दे रखा है भी वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन। ध्यान रखना है भी किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ध्यान रखना है भी दूरी होता है, किसे कहेंगे? तय की गई पथ की लंबाई। पथ की लंबाई ही क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। विस्थापन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो बिंदुओं के मध्य छोटी से छोटी या न्यूनतम जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। इसका मात्रक, दूरी का मात्रक तो क्या होगा? मीटर होता है, और विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आंख का लेंस होता है, आंख में कौन सा लेंस होता है? हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है उत्तल, ऑप्शन बी दे रखा है अवतल, ऑप्शन सी दे रखा है भाई उत्तल और अवतल दोनों, और ऑप्शन डी है ये मानव की आयु पर निर्भर करती है। ध्यान रखना है भाई मनुष्य के आंख के अंदर जो लेंस होता है वो कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। आंख में बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं? तो ध्यान रखना है भाई वास्तविक व उल्टे होते हैं। प्रश्न पूछे भाई
आंख का अग्र पारदर्शी भाग क्या कहलाता है? तो आंखों का अग्र पारदर्शी भाग क्या होगा? कॉर्निया होता है। आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस भाग पे बनता है? तो ध्यान रखना है भी रेटिना जो भाग होता है इसके ऊपर इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बैरोमीटर ऊपर उठता है तो यह सूचक है। ध्यान रखना है भी बैरोमीटर के अंदर जो पाठ्यांक होता है वो यदि ऊपर उठता है तो ऑप्शन ए दे रखा है तूफान आने का, ऑप्शन बी है सुंदर मौसम का, ऑप्शन सी है वर्षा आने का, ऑप्शन डी है भी ओले गिरने का। तो धीरे धीरे यदि पाठ्यांक या रीडिंग जो होती है ऊपर जाती है तो मौसम साफ रहने की स्थिति होती है, इसका संकेत होता है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से नीचे गिरे भी, अचानक से नीचे गिरे तो किसकी संभावना होती है? तूफान आने की। और यदि धीरे धीरे नीचे गिरता है तो ध्यान रखना है भी किसकी संभावना होती है? वर्षा आने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है CHCl3, ऑप्शन बी दे रखा है भी C2H5OH, ऑप्शन सी दे रखा है CH3OH और ऑप्शन डी दे रखा है CH4OH। इथेनॉल शराब होता है भाई, इसका सूत्र क्या होता है? C2H5OH। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी। ये किसका सूत्र होता है? क्लोरोफॉर्म का। क्वेश्चन नंबर 21 है, समीकरण में x क्या होगा भी? इसे बैलेंस करना है हमें, इसे समीकरण को ध्यान रखना है Na2CO3 प्लस 2HCl, x की जगह क्या आएगा? CO2 और H2O बने। तो ध्यान रखना है भी इसकी जगह क्या आ जाएगा? Na2CO3 प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसका निर्माण करते हैं भी? सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस से जल हो जाएगा। यदि हम इसे बैलेंस करते हैं इक्वेशन को तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2 लगाएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? NaCl सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आलू पौधे का होता है, आलू होता है कैसा पौधा होता है? ऑप्शन ए दे रखा है जड़, ऑप्शन बी दे रखा है तना, ऑप्शन सी दे रखा है फूल, ऑप्शन डी दे रखा है भी फल। तो ध्यान रखना है भी आलू कैसा होता है? जड़ न होकर तना होता है। आलू ना देख के कई बार पूछ लेता है भी अदरक, ध्यान रखना है भी अदरक भी क्या होता है? तना होता है। जड़ भाग से क्या प्राप्त होते हैं? तो गाजर, मूली, ये सभी किससे प्राप्त होते हैं भी? जड़ भाग से होती है। ब्रोकली होती है, ये क्या होती है? फूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, शरीर निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व होता है। ऑप्शन ए दे रखा है विटामिन B12, ऑप्शन बी दे रखा है बी प्रोटीन, ऑप्शन सी दे रखा है वसा या फैट, ऑप्शन डी दे रखा है कार्बोहाइड्रेट। शरीर बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना भी शरीर निर्माण में सहायक पोषक तत्व कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन की खोज किसने की थी? मुल्डर के द्वारा की गई थी और ये नाम किसने दिया था? बर्जीलियस ने। प्रोटीन होती है भी, इसकी इकाई क्या होती है? प्रश्न ये भी परीक्षा में बार बार पूछता है। तो इसकी इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल होती है, अमीनो एसिड होता है। कार्बोहाइड्रेट होगा भाई शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का कार्य, ध्यान रखना है भी तुरंत ऊर्जा देने का कार्य कार्बोहाइड्रेट करता है। ऑप्शन यदि आपको ना मिले तो इसकी जगह कौन होता है भी? ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र भी परीक्षा में पूछता है C6H12O6 से होता है। विटामिन B12 भाई इसका रासायनिक नाम पूछे तो क्या होता है? साइनोकोबालमीन। तो ध्यान रखना है साइनो कोबालमीन होता है। इसे ही क्या कहा जाता है भी? कोबाल्ट का विटामिन कहा जाता है।
इसकी कमी से बीमारी पूछे तो कौन सी होती है? परनीसियस एनीमिया होता है। घातक अरक्तता होती है। वसा होती है भाई प्रति ग्राम सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा देने का कार्य, मात्रा में ऊर्जा देने का कार्य वसा करती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक स्थायी वस्तु में क्या रहती है? ऑप्शन ए दे रखा भी वेग, ऑप्शन बी दे रखा है संवेग, ऑप्शन सी है त्वरण, ऑप्शन डी है ऊर्जा। ध्यान रखना है भी ऊर्जा होती है, इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनर्जी होता है। वेग किसे कहेंगे? तो ध्यान रखना है भी वेग क्या होता है? एकांक समय में तय की गई दूरी यानी वेग कहलाती है, यानी इसे क्या कहेंगे? विस्थापन बटे समय क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। इसका मात्रक क्या होगा भी? मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण क्या होगा भी? वेग में परिवर्तन की दर। चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही क्या कहलाता है भी? एक्सेलरेशन कहलाता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वेग बटे समय, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। संवेग या मोमेंटम क्या होगा भाई? इसे डिनोट पी से करता है। मास और वेलोसिटी का जो गुणनफल होता है वही क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है, संवेग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है भाई, कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ई, ऑप्शन डी है विटामिन ए। गर्म करने पर नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए सी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछे तो क्या होता है भी? एस्कोर्बिक अम्ल होता है। एस्कोर्बिक अम्ल। मूत्र में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन सी होता है। अंडे व दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन सी होता है। गर्म करने पर नष्ट होने वाला सी। सर्दी और जुकाम से बचाने में सहायता करने वाला विटामिन सी। खट्टे फलों में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा होता है? सी होता है। विटामिन डी होता है भाई, इसका रासायनिक नाम पूछे भी तो क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। इसकी कमी से क्या हो जाती हैं? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो हड्डियों को मजबूती देने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन डी होता है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन विटामिन डी। शरीर में स्वतः बनने वाला विटामिन विटामिन डी होता है। विटामिन ए होगा, इसका रासायनिक नाम पूछे भी टेकोफेरोल होता है। इसे ही हम सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। प्रजनन में सहायक विटामिन भी किसे कहते हैं? विटामिन ई को कहा जाता है। विटामिन ए होगा भाई, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल होता है। और इसकी कमी से बीमारी पूछे तो कौन सी होती है? रतौंधी होती है। ये भी परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अर्जेंटाइट किसका अयस्क होता है? ऑप्शन ए दे रखा है भी एल्यूमिनियम का, ऑप्शन बी दे रखा है तांबा का, ऑप्शन सी दे रखा है सोना, ऑप्शन डी दे रखा है भी चांदी। तो ये किसका अयस्क हो जाएगा? चांदी का होता है। तांबा होता है भी, इसका अयस्क क्या होता है? तो ध्यान रखना है भी क्यूप्राइट तांबे का होता है। सोना होगा, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह श्रोत्रग्राही रक्त समूह होता है भी? तो ऑप्शन ए दे रखा है ओ, ऑप्शन बी दे रखा है ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी दे रखा है ए, ऑप्शन डी है बी ई। तो ध्यान रखना इसमें आंसर क्या होगा? ए बी पॉजिटिव। और श्रवदाता यदि पूछता तो हमारा आंसर क्या हो जाता? ओ या ओ नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएनटी विस्फोटक किससे बनाया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है भी थैलिक अम्ल, ऑप्शन बी है टोल्यूइन, ऑप्शन सी है थ्योरियम, ऑप्शन डी है फिनोल। तो क्या होगा भी? टोल्यूइन। ठीक है,
ट्राइनाइट्रोटोलुइन होता है TNT, और इसका प्रयोग किसके अंदर किया जाता है? विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 अभी मार्स गैस का मुख्य भाग क्या होता है? CH4 होता है, CO होता है, C2H2 होता है, C3H7 होता है। मार्स गैस CH4, इसे ही क्या कहा जाता है? मीथेन, गोबर गैस, बायोगैस, ईंधन गैस। ये भी हमें ध्यान रखने हैं, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है भी, घरों में विद्युत धारा कितने वोल्ट की होती है? ऑप्शन ए दे रखा है 220 है, ऑप्शन ए बी दे रखा है 200 वोल्ट है, ऑप्शन सी है 440 है, ऑप्शन डी है भी 110 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 220 वोल्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको क्या दिया हुआ है? 2 टेबल तथा 3 कुर्सी का मूल्य 7,000 रुपये, 3 टेबल तथा 2 कुर्सी का मूल्य 8,000 रुपये। तो अपने को क्या निकालना है? एक टेबल का मूल्य निकालना है। किसका मूल्य चाहिए अपने को? एक टेबल का, ठीक है। तो अपन इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन आपके पास कैसे बनेगी? 2 टेबल प्लस 3 चेयर, मतलब कुर्सी, इसको दे दे रहा हूँ। इसका मूल्य आपके पास कितना है? 7,000 रुपये, और 3 टेबल प्लस 2 चेयर, कुर्सी का मूल्य आपको कितना दिया इन्होंने? 8,000 रुपये। अपने को मूल्य किसका चाहिए? टेबल का मूल्य चाहिए। तो टेबल का मूल्य चाहिए तो अपन इस चेयर वाले को कैंसिल कर देते हैं। तो चेयर वाले को कैंसिल करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसको तो आप कर दो 2 से मल्टीप्लाई, और ये इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि चेयर दोनों बराबर हो जाएगी। तो यहाँ कर दे रहा हूँ 4 टेबल प्लस 6 चेयर बराबर 2 से करूँगा तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 14,000 रुपये। इसको करूँगा 9 टेबल प्लस 6 चेयर बराबर 8 या 24,000 रुपये, ठीक है। इनको क्या करते हैं? ये प्लस है, ये प्लस है, इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस। ये चेयर आपस में कैंसिल हो गई 6 से। अब देखो माइनस का 9 टेबल है और 4 प्लस का है, तो यहाँ पे कितने आ गई? 5 टेबल बराबर माइनस का 24,000 है, और माइनस का ये भी माइनस का आएगा इधर। तो ये माइनस का कितना आ गया आपके पास? 10,000, ठीक है। अब देखो माइनस है तो माइनस कैंसिल कर देता हूँ। टेबल की कीमत कितनी आ गई आपके पास? 10,000 बटावा 5, ठीक है। 5 दूनी 10, 2,000 रुपये। तो एक टेबल की कीमत आपके पास कितनी आ जाएगी? 2,000 रुपये आ जाएगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपके बन रहा है? ऑप्शन नंबर बी है ना, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32। इसमें आपको क्या दिया हुआ है? 2 की पावर 3 की पावर 2 भाग में 2 की पावर 2 की होल पावर 3, ठीक है। ये अपने को निकालना है। तो ये अपने को घातांक नियम से सीधा सीधा पता है। अगर आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया हुआ ना, तो अपन ऊपर से पावर को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऊपर से पावर सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। 3 की पावर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये तो नीचे वाला 2 है, 3 की पावर 2 को कितना बोलेंगे? 9, ठीक है। ये भाग आपके पास चल रहा है। ये दोनों जब ये ब्रैकेट है तो ये घाते क्या हो जाती है आपस में? यहाँ पे हो जाएगी गुणा, ठीक है। ये तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 6, ठीक है। आपको ये दिया हुआ है 2 की पावर 9 बटावा 2 की पावर 6 दिया हुआ है। अब इसको गुणा में करने के लिए ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास, या फिर आप भाग में है तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं 2 की पावर 9 माइनस का 6, ठीक है। ये माइनस में ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने आपको समझाने के लिए करा है। आप डायरेक्टली यहाँ पे करते 2 की पावर 9 माइनस, तो 9 में से डायरेक्टली आप 6 यहाँ पे घटा देते। ये तो मैंने भाग में था, इस वजह से मैंने इसको करा। ऊपर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा तो घाते आपस में क्या होती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बन गया आपके? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन 33 में आपको पूछा हुआ है साइन 30 डिग्री का मान क्या है। तो साइन 30 डिग्री का मान आपको पता है, साइन 30 डिग्री आपके पास कितना हो जाता है? 1/2। अब ये सारणी अपन कैसे निकालते हैं? साइन कोस टेन अगर आप निकालेंगे, देखो 0, 30, 45, 60 और 90, ये अपने को निकालना है, ठीक है। यहाँ साइन थीटा लगा लो, यहाँ लगा लो आप कोस थीटा, यहाँ लगा लो आप टेन थीटा। फिर वो आपस में तो इनके बाद में तो कोट इसका उल्टा हो जाता है, सेक इसका उल्टा हो जाता है, साइन इसका साइन का उल्टा कोसेक हो जाता है, ठीक है। तो साइन
थीटा डिग्री ना, इसको आप डिग्री भी कर लो चाहे कुछ भी कर लो। अब देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, इसकी वैल्यू हाफ, इसकी वैल्यू 1/√2 √3/2, इसकी आ गई 1। अब देखो ये साइन की है ना, तो कोस की वैल्यू इधर से स्टार्ट हो जाएगी ना, 1 √3/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे हाफ और यहाँ पे 0, ठीक है। ये एक दूसरे के जैसे ये 0 से स्टार्ट होता है तो वो उधर स्टार्ट होता है। अब क्या होता है tan थीटा आपके पास कितना हो जाएगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, साइन बटा कोस की वैल्यू 0/1, 0, 1/2 बटा √3/2, 1/2 गुणा 2/3 कर दूँ, इसको उल्टा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1/√3, ये आ जाएगा आपके पास 1, 1/2 1/√2 अपॉन 1/√2, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास √3, 1/0, 1/0 चला जाएगा आपके पास इन्फिनिटी। तो ठीक है, आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं ना। तो ये मैंने सारणी बनाना आपको सिखा दिया, एक मान भी, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये भी अगर आप डायरेक्टली करते हैं एक दो बार आप लिखेंगे तो आपके पास पूरा आपको साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक किसी के भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोट का निकालेंगे तो साइन इसका टेन का उल्टा होता है 1/10 है ना, इसका 1/sec, इसका 1/cosec। इसका आंसर आ गया आपके पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 34। यह दिया हुआ है एक होल 60 मीटर लंबा व 25 मीटर चौड़ा है, जिसमें एक जैसे वर्गाकार चौके लगाने हैं। इसमें लग सकने वाले कम से कम चौकों की संख्या ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट लगा लो, ये आपके एग्जाम में बारी बारी क्वेश्चन इस टाइप का पूछा था। कम से कम चौकों की संख्या, तो कम से कम चौकों की संख्या अगर अपने को निकालनी, वैसे अगर अपने को टोटल चौकों की संख्या और ऐसा कुछ निकालने की होती है तो अपन क्या करेंगे, जो इसका आपके पास ये जो टाइल बनी है एक होल, ये इतना लंबा मतलब आयताकार उस टाइप से बन रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसके क्षेत्रफल में आप क्या करेंगे, एक जो चौका है ना उसके क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो आपके पास कम से कम चौकों की संख्या है। बट मेरे पास ये है कि भाई इसमें जो चौका लगेगा ना वर्गाकार चौका, तो उसका मेरे को लंबाई कुछ दी नहीं, क्योंकि लंबाई वो तो चारों बराबर होती है पर उसमें मेरे को कुछ दिया नहीं। तो आप इसको किस टाइप से निकालेंगे, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, ये जो होल है ना, होल का जो फर्श है उसका तो आप क्षेत्रफल निकालेंगे बटावा चौके का क्षेत्रफल, ये निकालेंगे। अब आप देखो यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चौके का क्षेत्रफल। तो कम से कम अगर चौकों की बात करते हैं तो चौकों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्या आ जाएगा HCF, इन दोनों का आप HCF लेंगे तो वो आ जाएगी आपके पास चौके का एक साइड आ जाएगी ना, फिर आप उसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये देखो 60 × 25 लंबाई गुणा चौड़ाई आयताकार चौका हो गया, ठीक। अब यहां से आप इन दोनों का अगर आप HCF निकालते हैं तो कितना आ गया 5। तो यहाँ पे जो चौके की लंबाई एक जो भुजा है ना वो कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा 5। फिर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 5 × 5, क्योंकि वर्गाकार चौका है तो 5 × 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 × 5 तो 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो कम से कम चौकों की संख्या कितनी आ जाएगी 60 आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है, कम से कम चौकों की संख्या पूछेंगे ना, तो जो आपको लंबाई और चौड़ाई जो दे रखी है उसका आप HCF निकालेंगे, जो उसका HCF आएगा वो एक वर्गाकार भुजा आ जाएगी, और वर्ग का क्षेत्रफल अपन जानते हैं भुजा गुणा भुजा है ना ए स्क्वायर, तो आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या दिया हुआ है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है तथा दूसरे से 298 वोटों से वो हार जाता है, तो कुल कितने वोट डाले गए। अब आप मेरे को बताओ, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले 40%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 60% वोट मिले होंगे। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ उम्मीदवार ए था, ये उम्मीदवार बी है, इसको मिल गए 40% वोट, तो दूसरे को कितने मिले 60% वोट, क्योंकि 100% वोट ही तो होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बी दूसरे को और दूसरे से 298 वोटों से हार गया, तो 298 वोट से हार गया, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास परसेंटेज में, इनका डिफरेंस आ गया आपके पास 20%। 20% बराबर कितने के आ गया आपके पास 298 के बराबर, क्योंकि अंतर जीत कितनी होती है, जो अंतर होता है वो तो जीत होती है। यहाँ 20% का अंतर था, 298 के बराबर आ गया। तो आप यहाँ से वोट कितने थे, 100% की वैल्यू निकालनी है अपने को, 298 20 × 100, बस यही अपने को वैल्यू निकालनी। ये गया एक बार में, ये आ गया आपके पास 5 बार में। इसको अपने को करना है 298 × 5, 8 पंजो 40 की 0 4, 45 और 4
9 49 4 5 दूनी 10 4 और 14 मतलब 1490 वोट क्या थे, टोटल वोट थे 1490। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इस टाइप से वोटिंग वाला या फिर किसी को इतने मार्क्स मिले, इतने मार्क्स से फेल हो गया, जो अंतर होता है ना आपको, ये आपके परसेंटेज अंतर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ दिया हुआ है 5 संख्याओं का औसत 46 है, यदि इनमें से पहली 3 का औसत 44 हो तो अंतिम 2 का औसत आपको निकालना है। क्या बोलना चाह रहा है, 5 संख्याएं हैं, मान लो A B C D E। वैसे तो एक सिग्नल क्वेश्चन है, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूं। ये है, इनका औसत अपने को कितना दिया है इन्होंने 46। ये बोल रहा है पहली 3 का औसत, मतलब A B C का औसत इन्होंने वापस से दे दिया, A B C का औसत दिया इन्होंने 44। अब अपने को बताना है अंतिम 2 का औसत, मतलब D और E का क्या निकालना है अपने को, औसत निकालना है। क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। अब देखो 5 का जो औसत है ना कितना था 46, तो इनका जो टोटल आएगा कितना आ जाएगा 46 गुना 5, तो ये कितना आ जाएगा 6 5 30, 3 20 और 3 23, 230। और ABC मतलब 3 का औसत कितना दिया है इनको 44, तो इनका जो टोटल आएगा कितना आ जाएगा 44 इंटू 3, 12 1 12 1 13, 132। अब जो 2 का औसत आएगा ना, 2 का औसत अपने को निकालना है ना, वो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 का तो जो टोटल है कितना आ गया, इसको इसमें से अपन घटा देंगे, ये गया ये, यहाँ पे बच गया 12 3 गए 9 98। 2 का टोटल तो कितना है 98। अब इनका औसत कितना आ जाएगा, 2 का औसत अगर अपन मैं निकालूं, यहाँ निकाल दे रहा हूँ, 2 का औसत कितना आ जाएगा, ये तो टोटल था 98 बटा हुआ 2, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 4 बार में 1 18, 9 बार में 49, मतलब 49 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आप आसानी से निकाल सकते हैं, मैंने तो खाली ये समझाने के लिए करा है। इसको मल्टीप्लाई करा, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करके घटा के 2 का भाग देना है बस, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 49। नेक्स्ट आपका 37, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, आपके पास स्टार्ट होती है 1 से, होल नंबर होता है। अब देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पहले होती है संख्या है रियल नंबर। रियल नंबर के आपके पास 2 पार्ट आते हैं, इसको बोलते हैं पर वास्तविक, है ना। इसके बाद में परिमेय, दूसरा अपरिमेय। अपरिमेय में रूट वाली संख्या रूट पी, मतलब प्राइम वाली ई और पाई, इस टाइप की संख्याएं आती है, तो ये यहीं खत्म हो जा रही। अब परिमेय संख्या की बात करते हैं। परिमेय में सबसे होती है प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 डॉट 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 इस टाइप के ना। फिर होती है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, है ना, जिनको बोलते हैं। तो पूर्ण संख्याएं करने के लिए अपन कहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 0 से। 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना, 0 से स्टार्ट हो जाती पूर्ण, होल नंबर बोलते हैं इसको ना। प्राकृतिक होगी, पूर्ण हो गई, और फिर उसके बाद में इंटीजर जो संख्या होती है ना, जेड जिनको बोलते हैं, पर है ना, तो वो क्या हो जाती है माइनस वाली संख्या, पूर्णांक। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, माइनस से स्टार्ट होती है, माइनस इन्फिनिटी, -3 -2 -1 से स्टार्ट हो गई 0 1 2 3, है ना, माइनस वाली संख्याएं भी उनमें आती है, ठीक है। तो ये हो गई प्राकृतिक, हो गई पूर्ण, हो गई पूर्णांक, हो गई ना। तो इसमें सारी की सारी संख्याएं इस टाइप से समझिए। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर भाज्य संख्या सब इन्हीं के पार्ट है, तो मैंने एक रफली आपको बता दिया आइडिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 38 में आपको क्या दिया हुआ है, द्विघाती समीकरण 4x² + 5 - 8x = 0 की मूलों का योग ज्ञात करो। मूलों का योग और मूलों का गुणन ज्ञात करने के लिए पहले अपने को इसका बेसिक पता होना चाहिए। जनरल इक्वेशन क्या होती है आपके पास, द्विघात समीकरण जनरल वो क्या हो जाएगी आपके पास, ax² + bx + c = 0। इस टाइप की इक्वेशन आपके पास द्विघात समीकरण होती है। इसमें मूलों का जो योग होगा वो होगा आपके पास -b/a, और मूलों का गुणन भी तो आपसे पूछ सकता है,
तो मूलों का जो गुणन है वो हो जाएगा आपके पास C/A। बस मेरे को किसी भी टाइप के आपके पास क्वेश्चन दे, इक्वेशन दे, मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। x² + bx + c, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे। मेरे को ABC की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे a क्या आ जाएगा 4, b क्या आ गया आपके पास -8 और c क्या आ गया 5। बस मेरा काम खत्म हो गया। आप देखो ये मत कर देना जो सेकंड नंबर पे है वो b होगा। a क्या है x² का कोफिशिएंट, b क्या है x का कोफिशिएंट। बस ये काम ध्यान रखना अपने को, विथ साइन चिन्ह के साथ लेना है। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या हो जाएगा आपके पास, मूलों का योग आपके पास क्या हो जाएगा माइनस का b/a। तो माइनस का b क्या है, b क्या है आपके पास -8 अपॉन a क्या है आपके पास 4, माइनस से प्लस हो गया, ये आ गया 2। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या बन गया 2 आ गया मूलों का योग। कौन सा ऑप्शन है आपके पास, यहाँ -2 दे रखा है, ये अपना आंसर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मेरा आंसर क्या आएगा ऑप्शन डी, क्योंकि मेरा आंसर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, जबकि यहाँ -2 कर रखा है कंफ्यूज करने के लिए ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन, बच्चे क्या है जल्दीबाजी में ये आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो आपको आंसर नहीं लगाना, इनमें से कोई इसका आंसर बनेगा, ठीक है। आप इसको ध्यान करेंगे, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका 39, इसमें दिया हुआ आपको x² + 4 का वास्तविक गुणक क्या होगा। अब देखो वास्तविक गुणक का क्या मतलब है, मेरे पास वास्तविक गुणक का क्या मतलब है भाई, इसके गुणनखंड होने चाहिए। इसके गुणनखंड होने के लिए x² + 4, अगर यहाँ पे मेरे पास होता x² - 4 तो मैं इसको डायरेक्टली कर लेता x + 2 और x - 2। इसका गुणनखंड वास्तविक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा, x = -4। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका x की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, x बराबर √-4 जाना पड़ेगा, जो कि ये क्या है वास्तविक रूट इसका यहाँ नहीं आएगा, ये काल्पनिक संख्या है, ये हो जाएगी आपके पास काल्पनिक। ये संख्या है a + i/b टाइप की संख्या है, तो अपने को इसका वास्तविक यहाँ पे गुणक कुछ भी नहीं होगा। देखो फिर भी गुणा करने के लिए यहाँ x⁴ बन रहा है, यहाँ x⁴ बन रहा है, यहाँ x⁴ बन रहा है। अगर आप इनको गुणा करेंगे तब भी x⁴ बड़ा आ रहा है, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ाई जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ेगा। इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है परसेंटेज बढ़ाने के लिए x + y + x × y/100। कितना % बढ़ा रहे हैं अपन, बढ़ा रहे हैं तो प्लस लगेगा, घटाएंगे तो माइनस लगेगा, ठीक है। 100 + 100 + 100 गुणा में 100 बटावा 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 200 तो ये प्लस ये, मतलब वृद्धि कितनी हो जाएगी आपके पास 300% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एक और तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, आप मान के भी कर सकते हैं, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ाई जाए तो उसका क्षेत्रफल, अब मान लो r1 है, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर है, r2 कितनी हो जाएगी 100% बढ़ाएंगे तो 1 का 100% कितना होता है 1 + 1 = 2, तो यहाँ पे r कितनी हो जाएगी 100% बढ़ाने के बाद r2 हो जाएगी। अब अपन इसका एरिया निकालते हैं, फर्स्ट का एरिया निकालने के लिए पाई r² मतलब 1, तो पहले का एरिया आ गया ये, यहाँ पे AR लिख देता हूँ, एरिया का पता चलेगा। सेकंड का एरिया AR बराबर कितना आ जाएगा पाई, रेडियस कितनी है 2 है, 2 का स्क्वायर मतलब 4 पाई। अब आप देखो कितना बड़ा एरिया, कितना बड़ा 4 पाई - पाई बराबर 3 पाई, एरिया आपके पास बढ़ गया। कितने से बड़ा, एरिया से पाई से बढ़ गया 3 पाई है ना, तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज निकालूंगा, प्रतिशत चेंज कैसे हो जाएगा आपके पास 3 पाई अपॉन पाई इंटू 100, पाई से पाई कैंसिल और 300% आपके पास एरिया बढ़ जाएगा। चाहे आप ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, पर ये फॉर्मूला है, इससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आप खाली याद करना है, अगर बढ़ रहा है तो आपको ऐड करना है और घट रहा है तो आप माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे ध्यान देंगे 41, यदि किसी कार्य को ए 9 दिनों में समाप्त करता है और बी ए से 50% अधिक काबिल है, तो वह इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बी क्या है, ए से 50% अधिक काबिल है, तो वह इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इस काम को क्या बी कम टाइम लेगा ना भाई, 50% ज्यादा काबिल है तो कम टाइम लेगा। अब अपन इसको निकाल लेते हैं एफिशिएंसी, इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। तो ए अनुपात भी निकालता हूं, बी ए से 50% अधिक है, ए का 100 मान लूं, ये 150 मान लूं, भाई 50% अधिक तो यही होगा। तो यहां से इनकी एफिशिएंसी निकाल ले, कार्य क्षमता 2 और 3। इसकी कार्य क्षमता कितनी, ए की कार्य क्षमता 2 है, बी की कार्य क्षमता 3 है। कार्य क्षमता ए की कितनी आएगी 2
बी की कितनी आएगी 3। अब देखो, अब अपने को क्या निकालना पड़ेगा, कुल कार्य भी तो निकालेंगे ना, तभी तो मैं बी का कार्य निकाल सकता हूँ। तो कुल कार्य कितना हो गया, कार्य क्षमता ये ए कितना करता है, 9 दिनों में कार्य समाप्त करता है, तो ए की कार्य क्षमता ही लिखूंगा यहाँ पे 2। यहाँ पे आ गया टोटल काम 18। जिसके दिनों की संख्या लिख रहे हो उसी कार्य क्षमता निकालनी है, उसी कार्य क्षमता से गुणा करना है, तो कुल कार्य हो गया। अब बी द्वारा कार्य, बी कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा, टोटल काम कितना है 18, बी की कार्य क्षमता कितनी है 3, तो बी कितने दिन में कर देगा 6 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन अपन देखते ही भी कर सकते थे, देखते ही करने के लिए क्या था, ए अगर 9 दिनों में कर रहा है, बी ए से 50% अधिक कुशल है, तो 50% अधिक कुशल है, तो आप मेरे को बताओ इसका जो निकालेंगे ये 4.5 3, ये क्या क्या आंसर बनेगा। 4.5 दिन में कोई वो थोड़ी, अब इनकी कार्य क्षमता वैसे डायरेक्टली निकाल ली, 50% अधिक कुशल है, तो इसका अपन निकाल लेंगे, तो आपके पास 6 दिन आसानी से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 42, इसमें क्या दिया हुआ है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 10 है और गुणनफल 20 है, तो उनका पारस्परिक संख्याओं का योगफल। पारस्परिक संख्या क्या होती है, रेसिप्रोकल है ना, जैसे x है तो x की पारस्परिक संख्या क्या होगी 1/x, y है तो उसकी पारस्परिक संख्या क्या होगी 1/y। संख्याओं का योग 10 है और गुणनफल 20 है, तो पारस्परिक संख्याओं का योगफल निकालना है। तो पारस्परिक संख्याएं क्या हो गई 1/x प्लस 1/y। मान लो संख्या एक थी x, दूसरी थी y, तो इनकी पारस्परिक संख्या ये होगी। अब देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं अपन, x इंटू वाई, यहाँ आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई। बस कुछ ही नहीं करना अपने को, ये दे रखी है दो संख्याओं का योगफल 10 है, तो 10x प्लस वाई अपने को वैल्यू दे रखी है 10, और उनका गुणन कितना है 20, ये भी अपने को दे रखा है। तो यहाँ से आप कितना करेंगे, इनको काटा पीटी करेंगे तो हाफ मतलब 1/2 अपना आंसर बन जाएगा। आपको यहाँ मानना नहीं है कि भाई x प्लस दो संख्या मान ली 10 है, फिर x गुणा y बराबर 20 है, फिर इनसे x और y की वैल्यू निकालने बैठ जाओ, नहीं निकालनी, क्योंकि मेरे पास दोनों ही काम में आ जाएगी ना। तो यहाँ से मैंने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43, यदि 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 1/z हो तो z का मान क्या होगा। सेम होगा, वही क्वेश्चन था। यहाँ से अपन इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, 1/y इक्वल टू 1/z। इनका लेते हैं एलसीएम, एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये आ गया आपके पास x इंटू वाई, यहाँ से आ जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 1/z। बस खाली z की वैल्यू निकालनी है, तो इसको अपन उल्टा कर देते हैं। z की वैल्यू निकालने के लिए एक्स वाई अपॉन, यहाँ आ गया आपके पास y माइनस एक्स, z बराबर, तो ये कौन सा ऑप्शन बन गया आपके पास, z इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स कौन से में आ रहा है, सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, यहाँ दिया हुआ है पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योगफल कितना होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं के वर्ग, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं के वर्गों का योग क्या होता है, अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अपने को कितनी निकालनी है, 10 का निकालना है, तो n बराबर कितना है 10 है, तो 10 गुणा 10 प्लस 1 बराबर 11 गुणा 10 दूनी 20 और 1 21/6, ये काम अपने को करना है। तो देखो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, 5 टाइम गया, ये गया 3 टाइम, ये गया एक बार में, ये गया 7 बार में, 77 गुणा 5 77 इंटू 5, 7 पंजो 35, 3 35 36 37 38, योगफल कितना आ जाएगा 385। कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, वर्ग का योग आपने बता दिया, तो आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45, इसमें दिया है यदि किन्हीं दो त्रिभुज के क्षेत्रफल समान है तो उन्हें क्या कहा जाता है। अब मान लो दो त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर समान है तो उनको अपन कहेंगे सामंजस्य त्रिभुज, नहीं समद्विबाहु त्रिभुज, नहीं समान दो भुजाएं तो त्रिभुज, उनको बोलेंगे समभुज त्रिभुज। तो समभुज त्रिभुज, अगर किन्हीं दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है तो उनको अपन बोलते हैं समभुज त्रिभुज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात करो। तो देखिए 2 6 14 23 क्वेश्चन बार, तो 2 से 6 पर जाना है प्लस 4 करेंगे, 2 प्लस 4 6, 6 से 14 पर जाना है प्लस 8 करेंगे, 6 प्लस 8 14, 14 से 30 पे जाना है प्लस 16 करेंगे, 14 प्लस 16 23, और 30 से अब आगे जाना है तो ध्यान से देखिए बेटा कि 4 से 8 गए तो दुगना, 4 दूनी 8, 8 से 16 8 का दुगना, 8 दूनी 16, 16 का दुगना, ये ध्यान रखें, प्लस 32, तो 30 और 32 कितने हो गए 62। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी आपका सही है।
क्वेश्चन नंबर 47, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। अब देखिए एक आदमी है, ये यहाँ आदमी है और इस आदमी इस पॉइंट पर खड़ा है और ये दक्षिण की ओर इसका क्या है, मुंह है, ठीक है, मुंह है। वह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत 135 डिग्री मुड़ता है, इसका मतलब 135 डिग्री वो लेफ्ट मुड़ेगा और उसके बाद वह घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप 180 मुड़ेगा। 180 क्या मुड़ेगा, ये राइट। मैंने कहा भाई इन दोनों वैल्यू में से लेफ्ट और राइट को आपस में घटा लिया करो। घटा के कौन सी वैल्यू आएगी आपकी, बड़ी 45 राइट की वैल्यू आएगी, क्योंकि बड़ी वैल्यू कौन की है, राइट की, तो छोटी वैल्यू लेफ्ट से घटेगी तो बड़ी बचेगी, बड़ी 45 डिग्री राइट। तो अब कह रहा है जब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। अब देखिए 45 डिग्री जैसे ही राइट मुड़ोगे, दक्षिण का 45 डिग्री ये होता है, दक्षिण का 45, ये दक्षिण का 45 डिग्री हो गया, ठीक है, राइट। तो आपकी जो ये दिशा हो गई वो हो गई दक्षिण पश्चिम, तो आपका मुंह किधर हो गया, दक्षिण पश्चिम में। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी आपका बिल्कुल सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, यदि किसी कोड में, ये देखिए ध्यान से, DAUGHTER को TERDAUGH लिखा जाता है, तो APTITUDE का कोड ज्ञात करें। अब ध्यान से देखेंगे आप तो देखिए ये देखो ये 3 अक्षर हैं TER, तो ये TER ये आ गए, ये तीनों एक साथ आ गए यहाँ पे इस जगह, है ना, ये आ गए। अब देखिए DAUGH ये, अब लास्ट से हम 3 अक्षर हैं ये, इनको सबसे पहले लाएंगे UDE। अब हम इनको एक साथ ले जाएंगे APTIT। तो अब जो आपका आंसर बनेगा ध्यान से देखिए बेटा, वो है UDEAPTI। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी बिल्कुल आपका सही है। ओके, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात करें। देखिए 5, 25, 125, 625, 31, 25 डैश। अब देखिए 5 से 25 के गुणा 5 कर दिया, 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 करेंगे तो 25 पंजे 125, 125 गुणा 5 करेंगे तो 625, 625 गुणा 5 करेंगे तो 3125 और 3125 गुणा 5 करेंगे तो आप देखिए 55 25 की 5 हत्ती लग गई 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हत्ती लग गई 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 3 15। तो ये हो गया यहाँ 15,625, ठीक है। तो ये है सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी बिल्कुल आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, किसी सांकेतिक भाषा में ये देखिए TEMPORARY को ये कह रहा है EPRSAYOYM, ठीक है, ये कह रहा है। अब ध्यान से आगे, और ये कह रहा है आगे कि EXCUSE को PGNVXP लिखा जाता है, तो ASSURE को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये है समानता का नियम। T का कोड है E का कोड है P, M का R, P का S, O का A, R का Y, A का O, R का Y, देखिए R का Y, Y का M, E का P, देखिए E का P, X का G, C का N, U का V, S का S और E का P। अब देखिए A का कोड क्या हो गया O,
ए का कोड हो गया ओ, एस का कोड हो गया ये एक्स, 2 बार एक्स आ गया ये, यू का कोड हो गया वी, ये हो गया वी, आर का कोड हो गया वाई, आर का कोड हो गया वाई, ई का कोड हो गया पी, तो ये आपका जो आंसर बना ओ एक्स एक्स बी वाई पी, ओ एक्स एक्स बी वाई पी, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी आपका बिल्कुल सही है। ओके।